ओके, सो सेल साइकिल डिस्कस कर रहे थे हम। सेल साइकिल में इंटरफेस, इंटरफेस में जीवन फेज नोट करें हम। जीवन फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल, फर्स्ट phase is G1, then second is S, and then G2. We are writing the events. We are writing the events of each and every stage. हम क्या पढ़ने वाले हैं, समझ लो बात को। हम इवेंट याद कर रहे हैं, जीवन में क्या हुआ। जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ हो रहा है। ओके, एंड इज आल्सो कॉल्ड प्री सिंथेटिक फेज बिकॉज इट ऑकर बिफोर एस फेज। करेक्ट। जीवन को आप बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज बोलो, और यू कैन कॉल इट प्री सिंथेटिक फेज। बोथ आर सेम। पोस्ट माइटोटिक, व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक? देखो इधर, G1 यस G2 के बाद क्या हुआ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये प्रोफेज से लेकर साइटोकाइनेसिस तक क्या बोलेंगे हम? यम फेज, माइटोटिक फेज, यम फेज और माइटोटिक फेज बोलेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, यम फेज। यम फेज के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? G1। तो यम के बाद हो रहा है G1, इसलिए बोले पोस्ट माइटोटिक। एंड द सेम फेज इज आल्सो कॉल्ड प्री सिंथेटिक, क्योंकि ये यस से पहले हो रहा है, इसलिए प्री सिंथेटिक भी बोले। नोट कर लिए पॉइंट। जीवन को आप पोस्ट माइटोटिक बोलो या प्री सिंथेटिक बोलो, दोनों चलेगा। नोट कर लिए हैं सब? प्री सिंथेटिक, यस फॉर सिंथेटिक। यस स्टेज से पहले हो रहा है ना ये, तो यस स्टेज से पहले हो रहा है, इसलिए प्री सिंथेटिक बोले इसको। प्री सिंथेटिक। इन G1 phase cell continuously grow. In G1 phase cell continuously grow. G1 phase में सेल कंटिन्यूसली ग्रो तो हो रहा है, सेल कंटिन्यूसली ग्रो, बट DNA does not replicate. DNA does not replicate. G1 फेज में, G1 फेज में सेल कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, सेल इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, बट डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा उसमें, डीएनए डबल नहीं हो रहा जीवन फेज में। क्लियर है? क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो। क्वेश्चन जो है कौन से भी एक इवेंट के बारे में पूछेगा, और ये क्वेश्चन आपको है ना, अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े, लिविंग वर्ल्ड से लेकर अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े, उन सब चैप्टर में से आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिखेगा अगर आप रेडी नहीं रहेंगे। अगर रेडी है तो वो भी कंफ्यूज नहीं दिखेगा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट G1। प्रॉब्लम क्या होती मालूम है? यहाँ पे बच्चे 90% याद रखते हैं, 10% भूल जाते हैं जीवन का, और जो 10% भूल जाते हैं ना, वो स्टेटमेंट बन के आता है। 4 स्टेटमेंट पूछना है जीवन के, एक रॉन्ग। अगर स्टूडेंट को 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट याद है, एक स्टेटमेंट याद नहीं है सपोज, वही कंफ्यूज करेगा उसको। इसलिए सेल साइकिल चैप्टर को मैं टफ साइड बोल के बोलता हूं हमेशा।
टफ साइड है, क्योंकि अगर जीवन के बारे में अगर एनसीईआरटी में 4 लाइन लिखे हैं तो 4 के 4 याद रहना आपको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है इधर। जीवन फेज कल से लिख रहे हैं हम। जीवन फेज में एग्जिट फेज भी होता है, G0 स्टेज, आल्सो कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, क्यूसेंट स्टेज भी बोले, करेक्ट है। तो ये जीवन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? यस फेज। क्या होने वाला है नेक्स्ट? यस फेज। चलो यस फेज चलिए। यस फेज क्या क्या इवेंट नोट करना है, सुनो इधर। यस फेज में, यस फेज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फेज, also called synthetic phase. Synthetic phase involve DNA replication. Involve DNA replication. यहां पे होगा DNA डबल। यस फेज में होगा DNA डबल। अगर एक सेल में 2 कॉपी हैं डीएनए के तो यस फेज में क्या होंगे? 4 कॉपीज होंगे। अगर 4 कॉपीज रहे तो कितने डीएनए बनेंगे? 8 कॉपीज बनेंगे। DNA replication involve DNA replication. To see amount of DNA, to see amount of DNA in S phase becomes, बोलिए, becomes 4C. To see amount of DNA in S phase becomes 4C. 2C. What is 2C? 2 copies of DNA. What is 2C? 2 copies of DNA. 2C. C for copies. 2 copies of DNA in S phase become 4 copies. समझ गए बात सब लोग? कोई डाउट? ठीक है ना? 2C amount of DNA in S phase become 4C. But the amount of DNA, but the amount, या नहीं तो हम बोलेंगे but the chromosome number remains same. Chromosome number remains same. क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेगा, हाँ डीएनए बदलेगा। रहेगा, क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट, इन यस फेज और एक इवेंट होने वाला है इन यस फेज, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स। इन यस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, यस फेज में सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे। इन यस फेज सेंट्रियोल डबल्स, अगर एक सेंट्रियोल है तो 2 सेंट्रियोल बन जाएंगे। सेंट्रियोल, यू नो, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनल होता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज हेल्पिंग फॉर सेल डिवीजन। सो सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं आप यस फेज में। नेक्स्ट, यस फेज में और क्या हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो एग्जामिनर के पास चॉइस, 2 चॉइस है। एक क्वेश्चन बनाओ स्टेटमेंट का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली रिगार्डिंग यस फेज, चूज द इनकरेक्ट वन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे स्टेटमेंट याद रखना यस फेज से। अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनाना चाह रहे तो ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सेंट्रियोल डबल ड्यूरिंग विच फेज, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर ड्यूरिंग विच फेज, व्हाट हैपेंस टू क्रोमोसोम नंबर इन यस फेज, ऐसे क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं पूछना चाह रहे तो एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। लिखो क्वेश्चन, इफ G1 phase has
2cDNA. Find amount of DNA. Find out amount of DNA in yes phase, G2 phase, and after YAM phase. And after YAM phase. देखो यम फेज के बाद तो क्या होता है ना, एक सेल बन जाता है दो सेल. ओके, वन सेल will become two cells after यम फेज, है ना. ऐसा ही हो रहा है ना, आफ्टर यम फेज वन सेल बिकम टू सेल्स. अब क्वेश्चन सिंपल था, जीवन में अगर 2cDNA है तो यस में कितना हो जाएगा. आप बोलेंगे ये तो डबल हो जाएगा पक्का, 4cDNA हो गया. G2 में भी 4c ही रहेगा. हाँ 4c ही रहेगा, क्योंकि G2 में और डबल नहीं होगा ना डीएनए. लेकिन आफ्टर यम फेज का आंसर बदलने वाला है. सुनो, जब एक सेल डिवाइड करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको कहां जाना पड़ता है, G1, उसके बाद यस, उसके बाद G2, उसके बाद यम फेज. सही है. मतलब G1 यस G2 तो पहले ही होंगे, G1 यस G2, उसके बाद यम फेज. यम फेज के बाद आंसर बदलने वाला है. क्यों बदलने वाला है बताओ. यम फेज से पहले एक ही सेल रहेगा. ये यम फेज से पहले एक ही सेल रहेगा. यम फेज के बाद दो सेल बन जाएंगे. दो सेल बनेंगे मतलब दोनों में डीएनए हाफ हाफ चला जाएगा. अगर यहां पे 1 2 3 4 डीएनए है तो यहां पे 2 डीएनए, यहां पर 2 डीएनए. समझे बात. तो आफ्टर यम फेज क्या बोलना, 2cDNA. डीएनए डबल क्यों करे थे ये बताओ. यस फेज में डीएनए डबल क्यों करे थे, क्योंकि फ्यूचर में आगे जाके दो सेल बनने वाले हैं. तो वही बताया ना मैं कल कल वही बताया था मैं स्टार्टिंग में. देयर इज ए हाउस, इफ यू वांट मेक इट 2 कंपार्टमेंट, तो हर चीज डबल करना पड़ेगा. किचन भी 2 करना पड़ेगा. सेम ऐसे ही पहले सेल में 2 कॉपीज डीएनए है तो पहले 4 कॉपीज बनाओ, इसको डबल कर लो, फिर दोनों एक एक सेल में ट्रांसफर कर दो. क्लियर है कॉन्सेप्ट. यम फेज में अगर 4c डाल देंगे हम, यम फेज बोल के नहीं पूछेगा वो. ड्यूरिंग यम फेज बोल के नहीं पूछ सकते वैसा. यम फेज एक इवेंट है. इवेंट है, यम फेज के बाद ही पूछना पड़ेगा. हाँ बिफोर ऐसा पूछ लेंगे तब. बिफोर कंप्लीशन ऑफ यम फेज 4c ही डीएनए. समझ गए. जैसे आपके फादर जो है पॉकेट मनी दे दिया आपको, आपकी पॉकेट मनी भी दिए, आपके यंगर ब्रदर की पॉकेट मनी भी दे दिए. हाँ समझे. आपकी पॉकेट मनी 1000, आपके यंगर ब्रदर की पॉकेट मनी 1000, 2000 मिल गया आपको. अब आपके पॉकेट में 2000 रुपीज हैं और उस उतने में हम पूछ लिए आपको अब आपके पॉकेट में कितना अमाउंट है, तो आप क्या बोलेंगे. तो बोलेंगे 2000 ही है, लेकिन 2000 मेरे नहीं है, वो 1000 मेरे हैं, 1000 आगे देना है. तो ये सेल में 4 डीएनए हैं लेकिन इसके 4 नहीं है पूरे के पूरे. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे दो डॉटर सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूट करना है. चलो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया. ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं. सुन, ये क्वेश्चन समझ के करो, समझ लो. जीवन में जितना भी डीएनए होगा यस फेज में डबल हो जाएगा, G2 में भी उतना ही रहेगा, लेकिन यम फेज के बाद हाफ हाफ. जब तक आपका यंगर ब्रदर नहीं मिलता तब तक आप पॉकेट मनी रख सकते हैं अपने पास. G1 में रख लियो, यस में रख लियो, G2 में रख लो, लेकिन मिलते ही आफ्टर यम फेज डिवाइड कर दो हाफ हाफ. ऐसा है ये. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ सकता है यहां पर. इफ
onion root cells. Onion root cells have 16 chromosomes. Onion root cells have 16 chromosomes. If onion root cells have 16 chromosomes, अगर ओनियन रूट सेल में 16 क्रोमोसोम हैं, have 16 chromosomes in G1 phase, ठीक है, in G1 phase find out chromosome number in S phase, G2 phase and after M phase. तो बात यहां पे लिखी हुई थी यस फेज में, अगर चक्कर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन यस फेज क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता यस फेज में, तो G1 में भी 16 क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे भाई, यस फेज में भी 16 क्रोमोसोम, G2 में भी 16 क्रोमोसोम, आफ्टर एम फेज भी 16 क्रोमोसोम ही रहेंगे। यही तो कमाल है, कैसा क्रोमोसोम नंबर इक्वल मेंटेन हो गया आफ्टर एम फेज। अगर ये बात समझने आ गई, सपोज आप G2 में भी 16, आफ्टर एम फेज भी 16, G2 में भी 16, आफ्टर एम फेज भी 16, अगर ये हो जाए ऐसा, समझने आ गया आपको ये कैसे मेंटेन हो गया, 16 का 16 ही कैसे मेंटेन हो गया, 16 का 16 ही मेंटेन हो गया, तब समझने आ गया आपको हाफ ऑफ द चैप्टर, 50% समझने आ जाएगा। लेकिन उसका आंसर इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, ये 16 का 16 ही कैसे मेंटेन हो गया। ठीक है, क्लियर। इवन दो सेल बनाने के बाद भी 16 का 16 ही रह गया। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, पेरेंटल सेल में 16, डॉटर सेल में भी 16 क्रोमोसोम्स, कैसे हुआ ये, यही तो समझना है। ठीक है, मेंटेन कैसे हो गया ये इक्वल। वो समझने की कोशिश करेंगे हम, बहुत सारे डायग्राम्स लगेंगे ये समझने के लिए, ये 16 का 16 कैसे है। ये माइटोसिस में होता है ऐसा मैजिक। आपको पॉकेट मनी मिली 2000, आपकी 1000 है, आपके यंगर ब्रदर की 1000 है, आप यंगर ब्रदर को भी 1000 दे, 2000 दे रहे हैं, आप भी 2000 ले रहे हैं, और फादर भी 2000 ही दिए थे, तो आप फादर दिए 2000, आपके पास रख लिए 2000, यंगर ब्रदर को भी दिए 2000, आप ये कैसा हुआ बोले। आप बोलेंगे जो भी नोट्स थे उसको पहले फाड़ देंगे आधे आधे, 2000 मेरे पास, 2000 उसके पास, या आप बोलेंगे नहीं जेरोक्स कर लेंगे, कलर जेरोक्स कर लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, हो सकता है ऐसा, कैसे होगा देखना है, वही तो समझना है चैप्टर में। नेक्स्ट G1 या G2 फेज में, G2 ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज है ना, पोस्ट सिंथेटिक बोल सकता हूं ना मैं, आफ्टर यस फेज हो रहा है, और यू कैन कॉल इट प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये माइटोटिक फेज से पहले हो रहा है। इफ यू चेक हियर G1 यस, G2 यस के बाद हो रहा है,
यम फेज से पहले हो रहा है, सही है ना? यम फेज से पहले हो रहा है ना, यम फेज से पहले हो रहा है, तो इसलिए प्री माइटोटिक बोले उसको। ठीक है। हाँ, व्हाट हैपेंस इन जी टू फेज? इन जी टू फेज involve RNA and protein synthesis. Involve RNA and protein synthesis. RNA and protein synthesis required for cell division. सेल डिवाइड करने के लिए जो जो चीज लगती है, जो चीज लगती है ना, वो चीज डबल करो। यस फेज आल्सो कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेज और प्री माइटोटिक फेज। G2 phase involve RNA and protein synthesis. आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होगी G2 फेज में। G2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगी। G2 फेज इन्वॉल्व आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है यहां तक? चलो अब यहां पे G1 यस, G2 हो गया। अब शुरू होगा यम फेज। यम फेज के लिए बुक में लिखा है also called mitotic phase, also called mitotic phase. It is most dramatic phase, most dramatic phase, dramatic. It is most dramatic phase, drama like, मतलब क्लियरली आपको मालूम होगा जब आप यम फेज पढ़ेंगे क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है सबको मालूम रहता, क्लियरली विजिबल। सेम ऐसे ही यम फेज जो है एक ऐसा ड्रामा है जहां पर क्रोमोसोम्स प्ले करेंगे ड्रामा, और बहुत ही क्लियरली डिस्टिंक्ट इवेंट्स रहेंगे। मतलब प्रोफेज में क्या होगा क्लियरली मालूम होगा आपको, मेटाफेज में क्या हो रहा है क्लियरली, एनाफेज में, टीलोफेज में, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोले। लेट्स सी यम फेज। यम फेज को हम फिर यस्टरडेज नोट्स चेक करो। यम फेज इक्वल टू कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इक्वल टू पी मैट, कल के नोट्स देखिए। पी मैट, पी मैट में पी क्या है? प्रोफेज। तो आप प्रोफेज लिखेंगे हम, प्रोफेज मतलब पहला फेज है इसका, यम फेज का प्रोफेज, ये गया प्रोफेज। बस आप ये मेंटेन कर लो, जीवन में क्या हुआ, यस में क्या हुआ, G2 में क्या हुआ, प्रोफेज में क्या हुआ, बस ऐसे ही पढ़ते जाना है। और इंटर कनेक्शंस रहेंगे यहां पर, एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज से लिंक रहेगा, लिंक रहेगा। ठीक है, चलो प्रोफेज में अब मैं बताने जा रहा हूं प्रोफेज में क्या हो रहा है। प्रोफेज में क्या हो रहा है देखिए, प्रोफेज में सबसे पहले जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिगिनिंग ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। जो अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क बॉडी होती है न्यूक्लियोलस, दैट इज आल्सो डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग, सेंट्रियोल मूविंग टू अपोजिट पोल्स ऑफ द, ये सेंट्रियोल, दिस सेंट्रियोल ऑलरेडी सेंट, अब बोलेंगे सेंट्रियोल डबल कैसे होगा सर? ये यस फेज में डबल हो गए थे, प्रोफेज में, प्रोफेज में मूविंग टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, centrioles are moving to opposite poles of the cell। क्या क्या हुआ बोलो जरा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस disappearing। ओके,
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी डिसअपियर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी बॉडी डिसअपियर्स। अगर कोई प्ले ग्राउंड में बहुत बड़ा मैच होने वाला है, जैसे टेस्ट मैच होने वाला है, तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारी तैयारी चल रही। एक तैयारी ये है कि ये पूरा जो प्ले ग्राउंड है, इसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, पता है ना, सेल में, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जीबी, चलेगा। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी क्या हो गया, डिसअपियर हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, सेल डिवीजन होने वाला है, तो सब चीजों को है ना डिसअपियर करा दो। और अंदर जो क्रोमैटिन था, देखो थ्रेड, अंदर जो डीएनए था ना न्यूक्लियस के अंदर, अब इनिशिएशन, अब क्या होगा मालूम, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सुनो इधर। ये कोई यस स्टेज है, यस और G2 स्टेज है, समझो यस और G2 स्टेज है, हाईली इंटरवाइंड डीएनए, क्या बोलते हैं इसको, हाईली इंटरवाइंड डीएनए, हाईली इंटरवाइंड। जैसे हेडफोन के थ्रेड्स वगैरह कॉइल हो गए हैं, वो पूरे ओपन ही नहीं हो रहा हो, हाईली कॉइल्ड है डीएनए, हाईली कॉइल्ड डीएनए। ये यस और G2 फेज की अपीयरेंस है, यस और G2 फेज में ऐसा दिखता है। लेकिन मैं जब यस और G2 के बाद जा रहा हूं नेक्स्ट फेज में, कौन सा, कौन सा, प्रोफेज में जब जा रहा हूं ना मैं, तो अंदर क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। और ये जो अंदर डीएनए था ना, सबसे मेन बात जिसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सुनो, ये जो अंदर हाईली इंटरवाइंड डीएनए है, उसको है ना एंटेंगल करो, जमा करो, जमा करके उसको शेप देना शुरू करो। क्या देना शुरू करो, शेप। यहां पर एक शेप आ गया है, क्रोमोसोम बन गए हैं, समझे, डीएनए एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड ड्यूरिंग कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमो, क्रोमोसोम। ये कब हो रहा है, प्रोफेज में है। यही बात आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी, यहां पे डायग्राम के साथ बता रहा हूं मैं। यस और G2 फेज में डीएनए हाईली इंटरवाइंड है, बहुत ज्यादा इंटरवाइंड है। अगर मैं एक रील, थ्रेड की रील है ना, पूरा ओपन करूं और पूरे डीएनए को, वो थ्रेड को पूरा क्वाइल कर दो, कैसा दिखेगा, इंटरवाइंड, एक के ऊपर एक थ्रेड क्वाइल हो जाएगा। अब मैं आपको टास्क दिया, अब ये थ्रेड को ओपन करो अच्छे से, तो एक शेप आना, फिर वापस जैसा पहले था वैसा बनना, बहुत मुश्किल काम है बोलेंगे आप ये। सेम, सेम, ये जो इंटरवाइंड डीएनए, ये जो इंटरवाइंड हाईली क्वाइल्ड डीएनए है, यही डीएनए से बना
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही क्लियरली विजिबल। इसको मैं थिक बना रहा हूं, थिक ही बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए थिक? क्रोमोसोम्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब बहुत सारा डीएनए आपस में जुड़ के एक थिक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या समझ में आया ये बात? इंटरवाइंड एंटेंगल, ज्यादातर बच्चे यही पूछते रहते हैं, सर इंटरवाइन क्या होता है, एंटेंगल क्या होता है? ड्यूरिंग यस फेज और G2 phase, DNA is highly coiled, intertwined. But during prophase, the DNA get entangled, मतलब thickening, entangle, जो coiling है वो रिमूव करके कंडेंसेशन होना शुरू हो रहा है एंड फॉर्म थिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो बात समझ नहीं आई? तो ये प्रोफेज का मैं डायग्राम डाल रहा था, क्या बनाइए यहाँ पे बताओ? क्या मैं ऐसा थ्रेड लाइक बनाऊं यहां पर? नहीं, ऐसा नहीं बनाना चाहिए थ्रेड लाइक। यहां पर सिस्टमैटिकली क्रोमोसोम दिखना चाहिए। प्रोफेज है ये, प्रोफेज इज फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। यस, ये प्रोफेज। दो बनाओ क्रोमोसोम, चार बनाओ, आठ बनाओ, आपके पास 46 रहते हैं, चलो चार बना देंगे, चार बना देंगे क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, 4 क्रोमोसोम्स। तो इवेंट क्या है प्रोफेज का, बोल तो मालूम रहेगा आपको। ड्यूरिंग प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी disappearing, initiation of condensation of chromosomal material। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो रहे हैं यहां पर? डिसअपियर हो रहे हैं। अब ये हो गया यहां तक, इसके आगे क्या होने वाला है? प्रोफेज में बताओ, ईच क्रोमोसोम हैव हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड? इन प्रोफेज, in prophase each chromosome have two sister chromatids, two sister chromatids attached to a common attached to a common centro attached to a common centromere। प्रोफेज में, प्रोफेज में हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड रहेंगे। प्रोफेज में each chromosome have two sister chromatids attached to a common centromere। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है उसके। जो हाथ दिख रहे हैं ना क्रोमोसोम के, ये देखिए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है। ये जो पॉइंट है इसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। और इनके जो ये हाथ दिख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक एक क्रोमैटिड, देखो एक बार, यहां से लेकर ऊपर से लेकर यहां नीचे तक एक सेंट क्रोमैटिड, ये और एक क्रोमैटिड। आई बात समझने? कितने क्रोमैटिड हो गए ये? दो क्रोमैटिड हो गए। किससे अटैच हैं? सेंट्रोमियर से अटैच हैं। दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड। तो प्रोफेज में ही आपको each chromosome appears to have two sister chromatid। In prophase each chromosome
have two sister chromatid attached to a common centromere. ये प्रोफेज के इवेंट्स क्लोज हो गए, अब हो गया प्रोफेज खत्म। आपको इवेंट याद रखना है और कनेक्शन देने आना जो है। जीवन में क्या था, हाईली क्वाइल्ड डीएनए, एस फेज में हाईली क्वाइल्ड, जी टू में हाईली क्वाइल्ड, प्रोफेज में एंटैंगलिंग, कंडेंसेशन, क्रोमो जो लूज थ्रेड था अब बन गया है क्रोमोजोम। जो इंटरवाइन डीएनए था अब वो एंटैंगलिंग की वजह से क्या बना है, क्रोमोजोम। इंटरवाइंड और एंटैंगल्ड का मतलब बताइए। अगर एक रील जो है पूरा ओपन कर दिए, थ्रेड पूरा एक दूसरे से क्वाइल हो गया, इंटरवाइंड हो गया। अब इसको ओपन करेंगे आप, लूप्स ओपन करेंगे एंड अगेन वो थ्रेड को क्वाइल करना शुरू करेंगे, तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, एंटैंगलिंग बोलेंगे। तो ये प्रोफेस के इवेंट हो गए। अब नेक्स्ट इवेंट क्या आएगा, मेटाफेस। मेटाफेस, यहां पर एक और चीज आप प्रोफेज में ड्रॉ कर सकते हैं। आप इधर इधर यहां पर एक और चीज ड्रॉ करिए डायग्राम में। सेंट्रियोल से जो है एक प्रोटीन फाइबर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्टेड। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्टेड, फॉर्मेशन स्टार्टेड। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्टेड, स्टार्ट हुआ है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्टेड, पूरा नहीं बना लेकिन बनना शुरू हो गया। स्पिंडल फाइबर मतलब एक थ्रेड लाइक प्रोटीन है विच स्टार्टेड अपियरिंग। कुछ ऐसा एक थ्रेड लाइक प्रोटीन बनना शुरू हो गई है वहां पर प्रोफेज में। ठीक है, तो प्रोफेज में इवेंट में ये भी आएगा कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्टेड। अब आइए यहां पर मेटाफेज में, जब मेटाफेज का डायग्राम बनेगा, मेटाफेज का डायग्राम बनेगा, मेटाफेज में देखिए सेंट्रियोल एग्जैक्टली अपोजिट आ गए हैं। नाउ centrioles are exactly at the opposite poles of the cell, and around centriole you can see some microtubules radiating। जैसा सन ड्रॉ करके हम ऐसे रेज बनाते ना, ऐसा जो है यहां पर ये जो सेंट्रियोल के अतराफ में दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएटिंग। सेंट्रियोल के अतराफ में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं रेडिएट हो रहे हैं, रेडिएट जैसे लाइट रेडिएट करती है, रेडिएटिंग। दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। क्या बोलेंगे, एस्टर्स। और सारे क्रोमोसोम, कमाल की बात सुनो, सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए इधर सेल के। 4 क्रोमोसोम बनाए थे अपन, चारों के चार यहां पर आ गए सेंटर ऑफ द सेल में, सेंटर ऑफ द सेल में आ गए। And who brought these chromosome to the center of the cell? Any guess? Any guess? ये स्पिंडल फाइबर का काम है। ये स्पिंडल फाइबर्स कर रहे हैं, क्रोमोसोम को यहां पर लेके आए सेंटर ऑफ द सेल। ये सेंटर ऑफ द सेल को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। So how to identify metaphase? Metaphase is identified by all chromosomes arranged in equatorial plate of the cell.
कहां पे अरेंज है? इक्विटोरियल प्लेट ऑफ दिस सन। इसके इवेंट हम लिस्ट आउट करेंगे इन टुमारोज क्लास। यहां तक रिवाइज करके आइए। थैंक यू।